तो मात्रा तक हमने पढ़ लिया था। अब मात्रा के बाद पढ़ेंगे जो कि है प्रतिसारणीय क्षार प्रयोग विधि। ठीक है, तो इसमें हम पूर्व कर्म कौन कौन सी विधियां जो हैं उसमें, जैसे कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपको मेनली जो हाईलाइटेड है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। जिस स्थान पर क्षार कर्म करते हैं उसका सबसे पहले निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, पूर्व कर्म में, और आवश्यक सामग्रियों का संग्रहण किया जाता है, जैसे कि क्षार है, सलका है, ठीक है, सलाका है, पीचू है, इन सभी का इत्यादि का हमको ज़रूरत पड़ता है उसमें। उसके बाद है कि वाइटल्स लेना चाहिए उस पेशेंट के, पहले ही मेंशन मॉनिटर कर दिए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे कि हेयर अगर वहाँ पे है जिस जगह पे आप कर रहे हैं तो उसे रिमूव करना है। एनेस्थीसिया अगर रिक्वायर्ड हो तो हमें देना है। उसके बाद है कि प्रधान कर्म में क्या क्या आता है, ठीक है। तो प्रधान कर्म में देखिए, वात के लिए जो है लेखन, पित्त के लिए घर्षण और कफ के लिए प्रच्छान कर्म करना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ऊपर में ही लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। उसके बाद इसकी अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कब तक करना चाहिए, तो 100 गिनती तक यह करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाक सत मात्रम कहा गया है, मतलब 100 गिनती करने तक, जिसको लगभग 1 मिनट माना जाता है, ठीक है। तो 1 मिनट तक ये करना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पश्चात कर्म क्या है। तो पश्चात कर्म में हमको क्या करना है कि अब हमने तो क्षार कर्म कर लिया है, तो क्षार को अब न्यूट्रलाइज करना है, जिसको कि निष्प्रभावी करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मधु और घृत के साथ अम्ल द्रव्यों, मधु और घृत और अम्ल द्रव्य के साथ मिला करके उसको प्रयोग करना है उस स्थान पे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें रेजिस्टेंट केस, कहने का मतलब है कि वो कितना डीपली है या क्या है, तो उसके अनुसार हमें आगे की चिकित्सा करनी है, ठीक है, उसी पश्चात कर्म में। तो अगर वो जो व्याधि है हमारी वो स्थिर मूल है, मतलब बहुत ही अंदर डीप रूटेड है, तो हम क्या करेंगे कि क्षार प्रयोग करने के पश्चात उसका क्षरण अगर नहीं हो पाता है तो क्या कर सकते हैं, दग्ध कर सकते हैं। तो क्षार दग्ध किया जाएगा, ठीक है। क्षार दग्ध के बाद क्या करना है कि अम्ल और कांजी का जो बीज होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, तिल, यष्टि मधु, इन्हें सब समान प्रमाण में लेना है और इनका लेप बनाना है और लेप लगाना है, ठीक है, उस जगह पे। अगर उस जगह पे क्षार अच्छे से नहीं होता है तो हमें क्षार दग्ध करना है, ठीक है। अब उस क्षार दग्ध को आप कैसे फिल करेंगे, मतलब कैसे उसकी हीलिंग होगी, तो हीलिंग के लिए बताया गया है कि अम्ल कांजिक बीज, तिल और यष्टि मधु का समान मात्रा में या समान प्रमाण में लेप लेना है, ठीक है। उसके बाद है कि दग्ध व्रण जो है उसमें तिलकल्क और यष्टि मधु चूर्ण घृत के साथ पीसकर व्रण का रोपण करता है, ठीक है, तो इसे लगाने से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है कि क्षार का निष्प्रभावीकरण या मोड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, तो देखिए जो क्षार होता है वो अम्ल, तीक्ष्ण और उष्ण वीर वाला होता है, पर क्षार में अम्ल रस को छोड़कर शेष सभी रस, ठीक है, जो शेष सभी रस है मतलब 5 रस होते हैं, ठीक है, जो क्षार का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि क्षार का जो रस होता है वो कटु होता है और लवण जो होता है वो अनुरस होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जब क्षार का अम्ल के साथ संयोग किया जाता है तब अम्ल के तीक्ष्ण व क्षार के लवण रस के संयोग से वह अत्यंत मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार जल में अग्नि शांत हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अम्ल है वो उसके अपोजिट वाला है, तो अगर हम उसमें अम्ल का प्रयोग करते हैं तो अम्ल से क्या होगा, उसकी तीक्ष्ण व क्षार के लवण रस के संयोग से वो बहुत ही मधुर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है कि क्षार जो हमने दग्ध किया है उसके लक्षण कैसे पता चलेंगे, ठीक है। तो उसके लक्षण में है कि आपको विकारो प्रशमन, मतलब कि व्याधि का नाश होकर वह स्थान कृष्णवर्णी हो जाता है, ठीक है, जब वो दग्ध करेंगे हम, क्योंकि वो अच्छे से हुआ नहीं था हमारा जो क्षार कर्म है, उसके वजह से हमने क्षार दग्ध किया और क्षार दग्ध
में जब वह कृष्णवर्णी हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो किया है वो उसके लक्षण सिद्ध हो चुके हैं। साथ में वहाँ पे अंगों में से लघुता आएगी, साथ में स्राव का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद है हीन दग्ध लक्षण में क्या क्या मिलते हैं। अगर वो हीन हुआ है तो देखिए वहाँ पे हीन दग्ध लक्षण में सुश्रुत ने कहा है कि तोद होगा, कंडू होगा, जड़ता आएगी और व्याधि वृद्धि के लक्षण दिखेंगे। ठीक है, साथ में वाग्भट ने भी सेम वैसा ही कहा है कि ताम्रवर्णता, तोद, कंडू आदि लक्षण मिलते हैं उसमें। और इसमें हीन अगर हम करते हैं तो वहाँ पे पुनः क्षार कर्म करने का निर्देश किया गया है वाग्भट के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको दो चीज़ें याद रखनी है और दोनों ने सेम ही, जैसे कि तोद है, कंडू है, इन्होंने भी वही बताया है, सुश्रुत ने भी और वाग्भट ने भी वही बताया है। साथ में अतिदग्ध के लक्षण क्या हो जाएंगे, तो देखिए अतिदग्ध में क्या होगा कि दाह ज़्यादा होगा, पाक ज़्यादा होगा, राग हो जाएगा, लालिमा आ जाएगी, पुए आदि स्राव होगा, अंग मर्द, ग्लानि, पिपासा, मूर्छा तथा मरण तक हो सकता है। ठीक है, अगर हम अतिदग्ध कर देते हैं तो। साथ में इन्होंने भी कुछ वैसे ही लक्षण बताए हैं वाग्भट ने। इन्होंने बोला है कि अति रक्तस्राव, मूर्छा, दाह, ज्वर आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि क्षार के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए क्षार के 8 गुण सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, और 10 गुण बताए हैं वाग्भट ने। तो वो जो 8 गुण हैं कि न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, तो देखिए न अधिक तीक्ष्ण होना चाहिए, न अधिक मृदु स्वरूप वाला होना चाहिए, शुक्ल मतलब शुक्ल वर्णी, श्लक्षण तो श्लक्षण होना चाहिए, पिच्छिल तो पिच्छिल होना चाहिए, अभिषेयंदी शिव, अभिषेयंदी, और यहाँ शिव का मतलब है सौम्य। ठीक है, उसके बाद शीघ्र, शीघ्र मतलब शीघ्रता से कार्य करने वाला, और यही इसके अष्ट गुण स्मृता। तो ये जो हैं ये 8 आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। इसी में 2 चीज़ को ऐड किया है किन्होंने, वाग्भट ने। उन्होंने 2 चीज़ को क्या है, शिखरी और न अतिरुक। ठीक है, ये न चा अतिरुक, ये जो है इन्होंने ऐड किया है। इन दोनों को मिलाकर इनके 10 गुण हो जाते हैं किन्होंने, वाग्भट ने। तो आपको याद रखना कि सुश्रुत जो हैं वो 8 बताए हैं और जो हमारे वाग्भट हैं उन्होंने 10 बताया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि क्षार के दोष। क्षार के दोष कितने होते हैं, तो क्षार के दोष होते हैं 9। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी सुश्रुत ने कहा है। सुश्रुत ने यहाँ पे देखिए तो गुण जो हैं 8 बताए हैं और दोष जो हैं वो 9 बताए हैं। ठीक है, तो आप वाग्भट का याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद रखना है कि गुण जो है वो 8 होते हैं और दोष जो हैं वो 9 होते हैं। तो कौन कौन से दोष हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अति मार्दव मतलब मृदु। ठीक है, यहाँ पे अधिक मृदु, श्वेत। ठीक है, अधिक उष्ण, अधिक तीक्ष्ण, अधिक पिच्छिल, अधिक फैलने वाला, ये जो है ये दोष हैं। अधिक सांद्र और पाचन ना हुआ हो तथा उसमें शास्त्रोक्त औषधि का उपयोग नहीं किया गया हो, तो ये जो हैं ये दोष हैं क्षार के। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद है क्षार प्रयोग विधि। अब क्षार का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वाग्भट ने बताया कि क्षार निर्माण करने के लिए सबसे पहले 7 दिन के भीतर उसका प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। ठीक है, 7 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अब जो क्षार परीक्षा विधि है कि ये क्षार हो चुका है वो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम एरंडनाल के वृंत में, एरंडनाल का वृंत लेते हैं। एरंडनाल का सबसे पहले आपको एरंडनाल खोजना है, एरंडनाल का वृंत लेना है, उसमें उस क्षार को लगाना है। ठीक है, वृंत में लगा देना है और 100 गिनतियाँ गिन लेनी है जो कि 1 मिनट के समान होती है, और निरीक्षण करना है। यदि वह 100 गिनती गिनने के पूर्व ही अगर क्षरण कर देता है तो या दाहन कर देता है तो उसे हम अति तीक्ष्ण मानेंगे। अगर वो 100 गिनती पर करता है तो वो तीक्ष्ण होगा, और उसके 100 गिनती के बाद करता है तो वह मृदु कहलाया जाएगा या मृदु समझा जाता है। ठीक है, कि हम कैसे उस क्षार की परीक्षा कर रहे हैं कि ये मृदु क्षार है, कि ये अति तीक्ष्ण क्षार है, कि ये क्षार है। 100 गिनती तक हमें एरंडनाल के वृंत पे लगा के रखना है। अगर वो उसके पहले ही दाहन कर देता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यह अति तीक्ष्ण है। अगर 100 गिनती के बाद करता है तो मृदु है, और 100 गिनती पर करता है तो यह तीक्ष्ण है। ऐसा हमें समझना है। ठीक है।
इसके बाद उन्होंने एक चीज़ बताया है कि जो क्षार होता है ना तो वो अत्यंत तनु यानी पतला हो, ना ही अत्यंत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए चक्रदत्त ने बताया कि यह मुख्य चिकित्सा किसके लिए है, अर्श के लिए है, तो इसको आप याद रख सकते हैं चक्रदत्त के अनुसार। फिर है कि क्षार बल वृद्धि, क्षार का बल क्षीण मतलब लो पोटेंशी हो जाने से उसमें पुनः अगर आप क्षारोदक मिला देते हैं तो फिर से उसकी बल की वृद्धि हो जाएगी। तो कैसे बल वृद्धि कर रहे हैं हम क्षार की, कि उसमें आप क्षारोदक मिला दीजिए तो फिर से उसकी वृद्धि हो जाती है क्षार की, ठीक है। उसके बाद है क्षार प्रयोग निषिद्ध स्थान, कौन कौन से हैं, तो जितने भी मर्म स्थान होंगे। अब मर्म स्थान के अंतर्गत ही हमने पढ़ा है कि सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, तरुण अस्थि, सेवनी, धमनी, ऐसी जगह जहाँ पे हमें घात करने पर हमारे प्राणों पर घात हो, इस जगह पे हमें नहीं करना है, ठीक है। तो वो सब जो नाम लिखे हुए हैं आप एक बार देख सकते हैं, इसको आप फ्रिक्वेंटली पढ़ सकते हैं, एक बार बस पढ़ना है यहाँ पे कि नाभि, नखांत प्रदेश, शीशन के भीतर, सोतसों में, अल्पमासी युक्त स्थान में, वत्म रोग में, अतिरिक्त नेत्र के अन्य सभी व्याधियों का में क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये वही स्थान है जिससे हमें विकलता हो सकती है या हमारे प्राणों का हरण भी हो सकता है, इसलिए, ठीक है। और बताया है कि यहाँ पे जो साध्य व्याधियाँ हैं जिसका शरीर से शोथ युक्त होता है, अस्थियों में शूल होता है, अन्न से द्वेष करता है तथा हृदय एवं संधियों में पीड़ित होती है, ऐसे रोगी को क्षार कर्म लाभ नहीं करता है, ठीक है। तो इनमें भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है क्षार के विभिन्न प्रयोग क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि वर्ती, अगर हमें वर्ती बनानी है क्षार की तो निर्मित क्षार की जो विधि है उसके द्वारा हम क्षार बनाएंगे, और जब वह वर्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो क्षार है उसको निर्मित विधि से आपने पहले क्षार बनाया, और निर्मित क्षार को जब वर्ती बना लें मतलब बत्ती के रूप में बना लें तो उसे आप क्षार वर्ती कहेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सूक्ष्म कोटार, ठीक है, कोटार कहने का मतलब है कैविटी, ठीक है, तो वहाँ पे नाड़ी व्रण है या भगंदर है, इनमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्षार तैल, क्षार तैल का कहाँ आप यूज़ करेंगे, तो देखिए क्षार तेल बनाने के लिए आचार्य चरक ने बताया है कि इसमें से आप 2-4 चीज़ें याद रख सकते हैं जी। तो यहाँ पे क्या क्या लेना है, तो देखिए कि शुष्क मूली का क्षार, 2-4 नाम आपको याद रखने हैं, हिंगू, शुंठी, सौवर्चुअल, यवक्षार, सेंधा लवण, ये सब जो है ये कॉमनली हर किसी में आते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इनको क्या करना है, सबको समान भाग में ले लेना है जितने भी द्रव्य हैं, और उनका कल्क तैयार कर लेना है। कल्क के बाद तेल से 4 गुना हमको मधुसूक्त लेना है, बिजौरा नींबू का सौरस लेना है, और केले के स्तंभ का सौरस लेना है। इनको क्या करना है, तेल के बराबर मतलब दोनों तेल के बराबर ले लेना है। इसके बाद क्या करना है कि इन सभी को मिलाकर तेल पाक करें। जब आपका तेल पाक हो जाए तो यह तैयार हो जाता है, इसे ही हम क्षार तेल कहते हैं, ठीक है। इसको प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कर्ण में करते हैं। अब कर्ण की जो व्याधियाँ हैं वो है बाधिर्य, ठीक है, कर्णनाद, कर्ण में दारुण, पुष्राव, कर्ण में कृमि, कर्णशूल रोग शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये कर्ण के लिए ही है क्षार तेल, ठीक है। उसके बाद है कि क्षार पीचू जो है उसमें हम कवाली का मतलब कि एक मोटी कपड़ा या फिर रुई या फिर इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्थूल कवाली का, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मोटे कपड़े से बना होता है, यह विभिन्न क्षार तथा क्षार तेल में भिगोकर रखा जाता है, और फिर यह डायरेक्टली अनेक प्रकार के दुष्ट वर्णों या योनि के जो विभिन्न रोग होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि क्षार सूत्र, अब जो है क्षार सूत्र ये हमारा 4था नंबर का होगा क्षार सूत्र। तो देखिए क्षार निर्माण में सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है, चक्रदत्त में आया है, ठीक है। क्षार सूत्र का कहाँ आया है, चक्रदत्त में आया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें लगती है। तो एक दृढ़ सूत्र चाहिए इसके लिए, पर हरिद्रा चूर्ण, सबसे पहले उसमें हरिद्रा चूर्ण एवं स्नूही क्षीर द्वारा अनेक बार भावनाएं दी जाती हैं, ठीक है। और यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये अर्श के लिए भगंदर की चिकित्साओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि क्षार सूत्र का महत्व क्या है, तो देखिए जो दुर्बल शरीर वाले हैं, जो शरीर से भीरू हैं, ठीक है, और जो मर्म स्थान में उत्पन्न नाड़ी व्रण का शस्त्र के द्वारा भेदन नहीं करना चाहिए,
लेकिन वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्षार सूत्र द्वारा नाड़ी व्रण का छेदन करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता शस्त्र कर्म का, वहाँ हमें क्षार कर्म करना है। ये इसकी महत्व है। उसके बाद महत्व हमने पहले भी पढ़ा है, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद है कि क्षार सूत्र प्रयोग विधि। अब प्रयोग विधि में इसे प्रयोग में कैसे लाना है, तो देखिए सबसे पहले जो एषणी या प्रोब, ठीक है, के द्वारा हमें क्या करना है कि नाड़ी व्रण की दिशा का सबसे पहले पता लगाना है। ठीक है, अवलोकन करना है। उसके बाद क्या करना है, एक निडल से, ठीक है, सूचिका या निडल को में लंबा क्षार सूत्र स्थापित कर उससे नाड़ी व्रण की दिशा में आगे प्रवेश करवाना है। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि नाड़ी व्रण किस दिशा में है, कैसे है, तो हमें सबसे पहले एक प्रोब की मदद से उसका अवलोकन कर लेना है। ठीक है, अवलोकन करने के बाद कि वह कितना बड़ा है, क्या है, वो चीज़ें हमें कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक निडल से, ठीक है, क्षार सूत्र स्थापित कर उसे नाड़ी व्रण की दिशा में आगे प्रवेश कराते जाना है। ठीक है, अब व्रण का जब दूसरा छोर से अथवा नाड़ी व्रण के अंतिम भाग से क्षार सूत्र या सुई शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उस सुई को, जो सुई हमने वो की है, उस सुई को लगाकर क्षार सूत्र के दोनों छोरों को एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक बांध लेनी चाहिए। जो जब हम दूसरे साइड से निकाल लेंगे तो उस दोनों साइड को हमको अच्छे से दृढ़तापूर्वक बांधना है। ठीक है, ताकि वह शिथिल ना हो, और क्षार सूत्र जब शिथिल हो तो उसे बदल कर दूसरा क्षार सूत्र प्रविष्ट करवाना चाहिए। ठीक है, और उसे भी दृढ़तापूर्वक ही आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो है नाड़ी व्रण जो होती है, नाड़ी व्रण नष्ट होने तक, इसका कब तक वो करना है, तो नाड़ी व्रण जब तक नष्ट ना हो जाए। ठीक है, नष्ट होने तक नाड़ी व्रण का पूर्णतः छेदन होने तक क्षार सूत्र बांधते रहना चाहिए। ठीक है, तब तक हम लोग को क्षार सूत्र बांधना है। फिर है अर्बुद में क्षार सूत्र प्रयोग कैसे की जाती है, तो देखिए अर्बुद में हमें सबसे पहले उसको ऊपर उठाना है, किंचित थोड़ा सा ऊपर उठा लें। फिर क्या करना है कि उसके चारों ओर यव आकृति सूचिका से छेद करना है। ठीक है, यव आकृति सूचिका से आप छेद करेंगे उसको उठा करके ऊपर। उसके बाद है कि बनाकर क्षार सूत्र को दृढ़ता से बांधेंगे। ठीक है, जब छेद कर लिए तो फिर उसको बांधना है आपको सूत्र से। ठीक है, निर्मित व्रण की चिकित्सा सामान्य व्रण के समान ही करनी चाहिए, और उसके बाद जो व्रण होगा उसकी चिकित्सा सामान्यता ही करनी चाहिए। अब जो है हमारा क्षार सूत्र निर्माण विधि। अब देखिए क्षार सूत्र निर्माण विधि में क्या यूज करते हैं, तो हम बार्बर्स इन थ्रेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 5 kg की, जबकि जो कॉटन थ्रेड होता है उसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 1 kg की, जो कि आसानी से टूट सकता है। ठीक है, इसलिए हम बार्बर्स थ्रेड का यूज़ करते हैं, जिसमें कि नंबर 20 और नंबर 30 इन दोनों का यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली जो है हम 20 का ही उत्तम माना जाता है, इसलिए 20 का किया जाता है। ठीक है, नंबर 20 का। उसके बाद है क्षार सूत्र निर्माण। अब देखिए क्षार सूत्र निर्माण कैसे, यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कि सबसे पहले अपामार्ग ले लेना है, उसका पंचांग जो है, ठीक है, उसको क्या करना है, जलाना है, जला के भस्म बना लेनी है। तो सबसे पहले आप उसका पंचांग ले लीजिए और भस्म बना दीजिए। ठीक है, उसमें फिर 6 गुना जल मिला लीजिए और 21 बार उसको छान लीजिए। तो पहले 6 गुना जल मिलाइए और 21 बार उसको छान लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि जली जब आप छान लें तो उसके बाद उसको आपको मंद उष्णता पर अग्नि पर उबालना है। ठीक है, जब आप उबालेंगे तो उसमें जो जलीय अंश होगा वो उष्णता के कारण सब उड़ जाएगा या वाष्प बन करके, ठीक है, निकल जाएगा। और जैसे ही आपको वह पता चले कि उसकी जो जलीय अंश समाप्त हो गया है तो फिर उसको जो है आपको नीचे उतार लेना है। ठीक है, और प्रयोग में लेना है। प्रयोग में कैसे लेंगे, तो प्रयोग में गर्म करना चाहिए या अपामार्ग क्षार है। ठीक है, इसी को हम अपामार्ग क्षार भी कहते हैं। और ये जो है ये 9 से 11 के मध्य होना चाहिए। जो pH है इसकी, इसका आपको मेनली याद रखना है कि 9 से 11 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि पंचांग है। ठीक है, पंचांग के बाद भस्म, पंचांग किसका लिया हमने, अपामार्ग का, उससे बनाया भस्म। भस्म में क्या मिलाया, तो हमने मिलाया 6 गुना जल और उसके साथ ही 21 बार छाना उसको। ठीक है, 21 बार छानने के बाद मंद उष्णता पर हमें उबालना है उसे, और जब उसका जलीय अंश समाप्त हो जाए तो हमें उसे कार्य में लाना है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद है कि स्नूही क्षीर का संग्रहण कब किया जाता है। ठीक है, तो स्नूही क्षीर का हम प्रयोग करते हैं क्षार सूत्र में, क्षार सूत्र के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो है हम क्षीर संचय नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका जो क्षीर होता है वो तुरंत ही गाढ़ा हो जाता है, और आप रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये प्रयोग करने लायक नहीं बचता है। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ उत्तम काल बताए गए हैं जहाँ पे इसका संचय किया जाता है। तो देखिए, अक्टूबर से अप्रैल में क्षीर का संग्रह या संचय किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? तो प्रातः काल में ही 5 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि तने पे एक चीरा लगाते हैं और एक पात्र में जमा कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को इसमें ग्लव्स से, मतलब दस्ताने पहने हुए रहते हैं, ताकि उसके जो क्षीर हैं वो आपके हाथ को आघात ना पहुंचा सकें। ठीक है, उसके बाद है क्षार सूत्र कैबिनेट। तो जो कैबिनेट होता है वो जो है वो 2 चैम्बर से बना होता है। ठीक है, जो क्षार सूत्र कैबिनेट है हमारा वो 2 चैम्बर से बना होता है। तो उसमें एक बड़ा चैम्बर होता है और एक छोटा चैम्बर होता है। जो बड़ा चैम्बर होता है उसमें हैंगर्स होते हैं, और जो छोटा चैम्बर होता है वो अल्ट्रावायलेट लैंप होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2 चैम्बर से बना होता है। अब जो हैंगर्स हैं उनका भी काम है, जो अल्ट्रावायलेट ले हैं उनका भी काम है। तो देखिए, सबसे पहले हैंगर्स के बारे में। और वहाँ पे क्या होता है कैबिनेट में? तो एक थर्मोमीटर होता है जो कि आंतरिक टेम्परेचर को दर्शाता है। ठीक है, जो क्षार सूत्र के लिए हमने हैंगर लिया है वो रेक्टेंगुलर या आयताकार का होता है। ठीक है, इस हैंगर में प्रत्येक साइड 2 से ढाई सेंटीमीटर की दूरी पर खाँच बने होते हैं। मतलब इस प्रकार के ऐसे करके खाँच बने होते हैं 2 से ढाई सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो खाँच होते हैं, हैंगर होते हैं, इन पे क्षार सूत्र अपने स्थान पर बनाए हुए, मतलब यहाँ पे रखे जाते हैं, यहाँ पे लटकाए जाते हैं, ऐसा जो कि होल्ड करते हैं इसको। ठीक है, क्षार सूत्र को। अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक हैंगर में कम से कम 15 से 20 खाँच होती हैं ऐसे। ठीक है, तो इनकी संख्या जो होती है हैंगर के आकार साइज जो पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा है और कितनी खाँच उसमें है। ठीक है, सामान्यतः एक हैंगर की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है। तो उसमें एक समय में 30 से 40 क्षार सूत्र लगाए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें हम होल्ड करने के लिए रख सकते हैं 30 से 40। और एक जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो एक क्षार सूत्र कैबिनेट में एक समय पर 30 से 50 हैंगर होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? तो 900 से 1600 क्षार सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं एक टाइम पे, एक बार में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है विधि। विधि में क्या बताते हैं कि सर्वप्रथम जो है थ्रेड को कैबिनेट में बांधना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बात किया कि कैबिनेट में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक में है हैंगर, एक में है अल्ट्रावायलेट लैंप। ठीक है, उसके बाद है कि तत्पश्चात गॉज पीस लेकर के स्नूही क्षीर से उस सूत्र पर सभी ओर क्या करना चाहिए? चढ़ा देनी चाहिए। स्नूही क्षीर को उस सूत्र पर अच्छे से चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि प्रतिदिन एक भावना देनी है। किसकी? स्नूही क्षीर की। तो 11 भावनाएं दी जाती हैं। ठीक है, प्रतिदिन देनी है। ठीक है, प्रतिदिन एक भावनाएं देंगे और 11 दिन तक देंगे तो 11 भावनाएं दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? तो देखिए, उसके बाद क्या करना है कि भावना देने के पहले गॉज पीस की सहायता से सूत्र पर स्नूही क्षीर लगाना चाहिए। बाद में शास्त्रोक्त पद्धति से बना हुआ अपामार्ग क्षार लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे सूत्र पर क्षार की परत उत्तम चढ़ जाए। उत्तम के लिए बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अपामार्ग क्षीर तथा अपामार्ग क्षार की 7 भावनाएं देनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने 11 भावनाएं दी। किसकी? तो देखिए यहाँ पे 11 भावनाएं हमने दी हैं स्नूही क्षीर की। ठीक है, उसके बाद 7 भावनाएं दी क्षीर तथा अपामार्ग की। तो यहाँ पे हो गए 18 परत चढ़ गई। ठीक है, 18 भावनाएं दे दी गई। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि स्नूही क्षीर एवं हरिद्रा के क्षार के समान ही 3 परत और चढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो गए? 21 भावनाएं या 21 परत चढ़ गई क्षार सूत्र की। ठीक है, अब क्या करना है कि कैबिनेट में लगा हुआ जो अल्ट्रावायलेट लैंप है उसको प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक जलाना चाहिए। उससे क्या होगा? तो हमारा निर्जंतुकरण होगा, स्टेरिलाइजेशन होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि 10 से 11 इंच लंबे टुकड़े लेकर उन्हें ग्लास ट्यूब पॉलीथीन बैग में संग्रहित करें और आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा कि स्नूही क्षीर जो है उसका 11
ठीक। उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि स्नूही क्षीर प्लस क्षार 7 और स्नूही क्षीर प्लस हरिद्रा के 3 और कुल कितने हो गए तो 21। तो इसको आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमने स्नूही क्षीर से भावनाएं दी, फिर स्नूही क्षीर प्लस क्षार से और स्नूही क्षीर प्लस हरिद्रा से 3 भावनाएं दी। टोटल हमने 21 भावनाएं दी। ये जो है ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए ये है हमारा हैंगर, जिसमें कि ऐसे जो है ये बनी होती हैं और इनमें ही हम उन्हें रखते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है क्षार सूत्र प्रयोग किस में किया जाता है, तो देखिए हमें जो कि नॉर्मली पता होता है भगंदर में, अर्श में, ट्यूमर या अर्बुद में, साथ में यहाँ पे एक्सीजन ऑफ पिलोनोइडल साइनस में किया जाता है, एक्सीजन ऑफ वर्ड्स में किया जाता है। ठीक है। गुद रोग में प्रयोग विशेषतः गुद रोगों में क्षार सूत्र प्रयोग विधि की जाती है। ठीक है। और गुद में भी जो है विशेषता भगंदर, अर्श और अर्बुद। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें देखें आप तो इसमें आपको मिलता है कि इसमें मिनिमल ब्लीडिंग मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत ही कम ब्लीडिंग। इसमें जो है सर्जिकल वे में, सर्जिकल मैनेजमेंट से ये क्यों ज़्यादा अच्छा है उसके लिए बता रहे हैं कि इसमें मिनिमल ब्लीडिंग मिलती है, मिनिमल हॉस्पिटल स्टे, मतलब उनको रुकने की ज़रूरत कम है पेशेंट को। ठीक है, मतलब जो हम कहते हैं कि पेशेंट को एडमिट करना है उसमें इनके डेज कम लगते हैं। उसके बाद है मिनिमल रीअक्रेंस रेट होती है। ठीक है, साथ में मिनिमल टिश्यू लॉस होता है इसमें, वेरी नैरो एंड फाइन स्कार मिलता है, जो कि हमें सर्जिकल में इंसीजन में ज़्यादा स्कार मिल सकते हैं और डीप स्कार्स मिल सकते हैं। वेरी इफ़ेक्टिव कॉस्ट, मतलब इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम जाता है। नो एनल इंस्ट्रिक्शन मिलता है इसमें और कोई भी नो फॉल्ट इन टेक्निक्स, मतलब टेक्निक में कोई फॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पूरा क्षार सूत्र था। कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और भी ऐसे वीडियोस हैं जिसको आप इसके चैनल के लिंक से जाके देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है।